तो दोस्तों रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि है 31 मई से 6 जून तक का। और हम फिर से हाजिर हैं आपके पास इस पत्रिका का विश्लेषण लेके और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये सब भी हम कवर करेंगे ऑब्वियसली। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पिछला सप्ताह। तो 22 मई की न्यूज़ है, सीबीएसई शुरू करने जा रहा है यंग वॉरियर अभियान। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई कोरोना महामारी के खिलाफ नया अभियान शुरू करने जा रहा है और इस अभियान का नाम यंग वॉरियर अभियान रखा गया है। तो सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए कहा है। सीबीएसई ने कहा है कि इस अभियान के तहत 10 से 30 साल तक की आयु के विद्यार्थियों और शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। इस अभियान में 50 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है नेपाल की न्यूज़। तो नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति वहां की जो है विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने नेपाल की संसद को भंग कर दिया है। साथ ही मध्य अवधि चुनाव की घोषणा भी कर दी है। 23 मई की बात करते हैं तो अमेरिका की तरह ब्रिटेन में भी होगा डिजिटल वीज़ा सिस्टम। तो ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह डिजिटल वीज़ा सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है और इस वीज़ा सिस्टम में देश में आने जाने वालों की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। इसी कारण से ये डिजिटल वीज़ा सिस्टम लाया जा रहा है। इसके बाद देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एक नई पद्धति को मंजूरी दी है। तो इस पद्धति में अब होगा क्या, तो अब कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सैंपल देने के लिए लोगों को तकलीफ नहीं होगी। इस पद्धति के तहत गरारा सैंपल से ही कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। ओके, तो आईसीएमआर की एक घटक प्रयोगशाला राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, उन्होंने एक लिक्विड विकसित किया है और इस लिक्विड को मुंह में लेके 15 से 20 सेकंड तक आपको गरारे करने पड़ेंगे और उसके बाद उसको सीसी में रखा जाएगा एज अ सैंपल और उसके बाद उसे प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और उसकी जांच से पता चल जाएगा कि व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन है कि नहीं। इसके बाद 24 मई की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है ई कोर्ट मोबाइल मैनुअल। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी ने मुफ्त ई कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। इस मैनुअल को 14 भाषाओं में यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा में जारी किया गया है। और इस मैनुअल से तिथिवार केस डायरी सहित ई फाइलिंग से लेकर निपटान तक मामले की पूरी केस हिस्ट्री प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद 25 मई की न्यूज़ है कि देश में अब युवाओं का बिना पूर्व पंजीयन होगा टीकाकरण। यानी कि अभी तक 18 से 44 वर्ष की आयु के वर्ग के जो लोग थे उनको कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती थी। उन्हें मैंडेटरी था, अनिवार्य था रजिस्ट्रेशन कराना, तभी वो टीकाकरण करा सकते थे। लेकिन अभी इसमें सुधार किया गया है और अब इन्हें पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेंटर पर जा सकते हैं और वहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके बाद सिंगापुर की बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर में भी कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए एक नया टेस्ट लाया जाएगा जो कि ब्रीथ टेस्ट यानी कि सांसों का टेस्ट माना जा रहा है, कहा जा रहा है इसे। तो सिंगापुर की सरकार ने कोरोना टेस्ट की इस नई पद्धति को मंजूरी दे दी है। इस पद्धति को सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। इसके बाद देखिए, केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषणों पर अनिवार्य हॉल मार्किंग की जो समय सीमा थी उसको बढ़ा के 15 जून तक कर दिया है, इसको बढ़ा दिया गया है। 26 मई की न्यूज़ है, नासा और इसरो मिलकर डिज़ाइन करेंगे अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक नया अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी डिज़ाइन करेगा। नासा के इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये मुख्य भागीदार होगा। तो आपको याद रखना है, अमेरिका का नासा और भारत का इसरो मिल के डिज़ाइन करेंगे एक अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। इसका देखिए 27 मई का अपडेट है कि आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है ये ऐप आपकी वैक्सीनेशन का भी स्टेटस बताएगा। यानी जो आप मोबाइल पे आरोग्य सेतु आपका रजिस्टर्ड, आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके वैक्सीनेशन के स्टेटस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देगा। तो कैसा स्टेटस बताएगा, तो अगर आप जैसे यूज़र हैं तो आपने वैक्सीन का पहला डोज लिया है तो यहाँ पर एक ब्लू टिक दिखाएगा। वहीं जब आप वैक्सीन का दूसरा डोज लेंगे तो वहाँ पर 2 टिक दिखाई देंगे। इसके बाद डिफेंस की न्यूज़ है। तो भारत को अभी हाल ही में इजराइल की तरफ से 4 एडवांस हेरान ड्रोन मिलने वाले हैं। तो जो पहले हेरान ड्रोन थे ये इसी के उन्नत वर्जन यानी कि एडवांस्ड वर्जन है और इनकी जो एंटी जैमिंग क्षमता है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो ड्रोन है इनको LAC वाले लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में चीनी सेना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके बाद बैंकिंग की न्यूज़ है। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने बैंकिंग के जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट हैं उनसे जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे। तो एसबीआई के अनुसार बेसिक सेविंग खाता धारक अब किसी ब्रांच या एटीएम से 1 महीने में सिर्फ 4 बार ही फ्री में जो कैश विड्रॉल होता है, नगद निकासी होती है, वो कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन करेंगे उससे के लिए उन्हें हर ट्रांजेक्शन के लिए 15 रुपये प्लस जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें साल में सिर्फ 10 चेक वाली चेकबुक फ्री में मिलेगी। अगर वो ज़्यादा चेक वाली चेकबुक चाहते हैं तो उन्हें 40 रुपये प्लस जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 28 मई की न्यूज़ है। सशस्त्र बलों के जवानों के लिए ओपीडी पोर्टल सेहत लॉन्च। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सशस्त्र बलों के जवानों और पूर्व सैनिकों को चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराने के लिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी कि सेहत, ठीक है, इंग्लिश में इसे हम सेहत लिखेंगे और इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इसके बाद देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इन्होंने देश भर के टोल नाकों पर वाहनों का वेटिंग टाइम कम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने जो नए रूल लाए हैं उनके अनुसार जो कतार है, जो टोल नाकों पे कतार लगती है, वाहनों की लाइन लगती है, अगर वो 100 मीटर से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वाहनों को टोल नहीं वसूला जाएगा। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी टोल देने की ज़रूरत नहीं है अगर 100 मीटर से ज़्यादा की लाइन है। फिर देखिए इम्पॉर्टेंट डे का क्वेश्चन है। 22 मई को मनाया गया है विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। और जैव विविधता क्या होता है? तो पृथ्वी पे जो अलग अलग तरह के वन्य जीव हैं, जनजाति हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं, विविधताएं हैं, इन्हीं को जैव विविधता कहा जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इनको नष्ट ना किया जाए, इनका संरक्षण करके रखा जाए ताकि हमारे पर्यावरण में बराबर संतुलन बना रहे। ये दिन मनाया जाता है हर साल 22 मई को, याद रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को हर साल मनाया जाता है। तो देखिए इस दिन को एक और नाम से जाना जाता है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस, ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र ने किया था। नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था, किंतु कई देशों के द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयां जाहिर करने के कारण वर्ष 2001 में इस दिन को 29 दिसंबर के स्थान पे 22 मई को मनाने का निर्णय लिया गया था। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए इस पेज में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वरिष्ठ जनों के लिए मध्य प्रदेश में हेल्पलाइन शुरू की गई है। कोरोना काल में वरिष्ठ जनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश में एल्डर लाइन कॉल सेंटर शुरू किया गया है। एल्डर लाइन कॉल सेंटर शुरू किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 14567, ठीक है, 14567। तो इसे शुरू क्यों किया गया है? तो जो एल्डर पीपल हैं, यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीज़न हैं या निःशक्त जन हैं जो विकलांग हैं, तो कोविड के कारण काफ़ी सारी चीज़ों में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, वो सामान नहीं पा रहे हैं, उनके पास खाने पीने की भी चीज़ें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें उनके पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से ये हेल्पलाइन शुरू की गई है। यहाँ पे ये कॉल करके अपनी ज़रूरत की सामान जो है ये मंगा सकते हैं। जो भी वॉलंटियर अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से या ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे, ये ज़रूरी सामान वरिष्ठ जनों तक या भी जो भी संबंधित लोग हैं, निःशक्त जन हैं, उन तक पहुँचाया जाएगा ये सामान। फिर देखते हैं चर्चा में। तो सबसे पहले फैमी नाओमी, ठीक है, तो समोआ की पहली प्रधानमंत्री बनी है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है फैमी नाओमी, याद रखिएगा। तो 2 लाख की आबादी वाले छोटे से देश समोआ को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई हैं, याद रखिएगा, फैमी नाओमी। इसके बाद यहाँ पे अनलॉक की न्यूज़ है कि जो फ्रांस है ये भी अनलॉक हो चुका है। तो यूरोप के 3 देश फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क ये अब लॉकडाउन से मुक्त हो रहे हैं और धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं। इसके बाद रूसी अभिनेत्री और निर्देशक जाएंगे स्पेस। तो देखिए रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस, उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लिम शिपेंको को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। एक्चुअली में ये स्पेस में एक फ़िल्म बनाने वाले हैं। जो फिल्म है उसकी शूटिंग जो है स्पेस में की जाएगी। तो जो फिल्म है इसका टाइटल रखा गया, यानी इसका नाम चैलेंजर रखा गया है। और इसी कारण से ये जो अभिनेत्री हैं और जो निर्देशक हैं ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। इसके बाद देखिए एंड्रिया मेज़ा, तो ये मैक्सिकन मॉडल हैं। हाल ही में ये 2020 की मिस यूनिवर्स बनी हैं, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 की मिस यूनिवर्स बनी है एंड्रिया मेज़ा, मैक्सिकन है ये। इसके बाद देखिए सीलेकेंथ फिश, तो काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ मानी जाती है ये मछली और हाल ही में मेडागास्कर के तट पर हिंद महासागर में ये सीलेकेंथ फिश जिंदा हालत में मिली है। फिर देखिए
ताशी यांगजोम। ताशी यांगजोम कौन है? एवरेस्ट के शिखर पर 2021 में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो अरुणाचल प्रदेश की हैं ये ताशी यांगजोम, और ये 2021 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ताशी यांगजोम। इसके बाद है नीरा टंडन का नाम न्यूज़ में है। नीरा टंडन क्या है? तो अमेरिका राष्ट्रपति की ये वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की टीम में ये भारतीय मूल की नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुन लिया गया है। नीरा टंडन नाम याद रखिएगा। इसके बाद केरल में एक दुर्लभ प्रजाति मिली है कैंटर टर्टल की। तो साफ पानी में मिलने वाली दुनिया के सबसे बड़े कछुए की दुर्लभ प्रजाति है ये कैंटर टर्टल, और हाल ही में केरल के चंद्रगिरी नदी के पास इसे पाया गया है। इसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम की न्यूज़ है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मध्य श्री बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए के कार्यों के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, जो श्री बद्रीनाथ धाम है इसको आध्यात्मिक स्मार्ट शहर के रूप में डेवलप किया जाएगा। उत्तराखंड का है ये। इसके बाद है कामी रीता शेरपा। तो माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो नेपाल की 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा हैं। इन्होंने 25वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की है। इसका देखिए सारा छिपा। तो 10 वर्षीय बालिका को 196 देशों के नाम मौखिक याद हैं। तो महज 10 साल की सारा छिपा को दुनिया के 196 देशों के नाम के साथ देशों की करेंसी भी याद है। नाम याद रखिएगा, सारा छिपा। फिर देखते हैं स्मृति शेष। तो पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन हो गया है 62 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी इंदु जैन, इनका भी अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से 84 साल की आयु में निधन हो गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होमेन बारगोहेन का हाल ही में निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में, और ये पत्रकार थे। इसके बाद 1971 की जंग के हीरो कर्नल पंजाब का हाल ही में निधन हो गया है। तो 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में पूंछ के पहाड़ों की अहम लड़ाई के हीरो कर्नल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा। इसका देखिए एक और इम्पोर्टेंट डे का है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। यहाँ पे ये 30 मई है, यहाँ 30 मई नहीं होगा, ये होगा 29 मई। ठीक है, 29 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। तो लगभग 70 सालों से जो संयुक्त राष्ट्र है ये दुनिया भर में शांति की स्थापना के लिए अलग अलग तरह के पीस कीपिंग मिशन यानी कि शांति रक्षक अभियान शुरू करता रहता है, और यहाँ पे अलग अलग देश से जो शांति रक्षक है ये भेजे जाते हैं, ड्यूटी पे सेवा में भेजे जाते हैं इन पीस कीपिंग मिशन में। तो जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं कई बार, कई लोगों ने वहाँ पे अपनी जान भी गंवा दी शांति स्थापित करने के लिए। तो इन्हीं लोगों को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है 29 मई को हर साल, और उन्हें UN मेडल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मेडल भी दिया जाता है। तो इस साल के लिए थीम रखी गई है द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। थीम भी आपको याद रखनी है, थीम कई बार एग्जाम में पूछता है, द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे MCQ दिए गए हैं। तो इस वर्ष पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है बेलग्रेड, जो कि सर्बिया में है। रियो ओलंपिक 2016 में गोल्फ में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन रोस। ठीक है, जस्टिन रोस। फिर है हाल ही में जारी वनडे टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। फ्रांस के फुटबॉलर राफेल वाराने किस प्रोफेशनल क्लब के लिए खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। फिर है वर्ष 2016 में किस खिलाड़ी को ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था? तो इसका राइट आंसर है रविचंद्रन अश्विन। नेशंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। इसके बाद है इस वर्ष वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स सेल्वी। इसके बाद है यूसेन बोल्ट ने इनमें से किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये पूछ रहा है कि किस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण नहीं जीता है। तो एथेंस 2004 ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण नहीं जीता था। 2012 और 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसका बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय खिलाड़ी को बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु को अभी हाल ही में बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद इनमें से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डूरंट कप।
डूरंट कप आपका हॉकी से संबंधित नहीं है। बाकी अब्दुल्ला खां गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और बेटन गोल्ड कप ये हॉकी से संबंधित है। वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा देश फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का सह मेजबान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। इस वर्ष सर्बिया ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माटेओ वेरेटनी। इसके बाद है मार्कस रैशफोर्ड किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। वर्ष 2020 में फीफा बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुनी गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूसी ब्रॉन्ज। इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रूट। रियो ओलंपिक में माउंटेन बाइकिंग में पुरुष स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीनो सकर्टर। इसके बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1977 में। इसके बाद वर्ष 2020 में किस टीम ने बिग बैश महिला लीग का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडनी थंडर्स। इनमें से किस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह को हराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्तिश लोस्पन। इस वर्ष दुबई टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरवाइन मुगुरुजा। वर्ष 2002 में एशियन गेम्स किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुसान, जो कि दक्षिण कोरिया में है। वर्ष 2020 में इनमें से किसने एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैनियल मेदवेदेव। रियो ओलंपिक में शॉटपुट स्पर्धा में पुरुष वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेयान क्रूजर। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में महिला बैडमिंटन एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किस देश ने फेयर प्ले अवार्ड जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। तो आइए अब खेल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो महिला क्रिकेट टीम है भारत की, महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं दास। कौन दास? शिव सुंदर दास। तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं शिव सुंदर दास, और हाल ही में इन्हें महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद नरेंद्र बत्रा जी का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दूसरी बार FIH के अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे FIH कहा जाता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, वहाँ के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बन गए हैं। दूसरी बार बने हैं, इसलिए याद रखिएगा। अभी हाल ही में बने हैं नरेंद्र बत्रा। इसके बाद है मिकेल्सन बने सबसे उम्रदराज गोल्फ चैंपियन। तो हाल ही में अमेरिका के अनुभवी गोल्फर फिल मिकेल्सन ने PGA चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है 2021 का, और अभी इनकी उम्र है 50 वर्ष। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उम्र के ये गोल्फ चैंपियन बन गए हैं। इसके बाद है कोको गॉफ। तो एमेलिया रोमाग्ना ओपन है, ठीक है। अमेरिका की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने एमेलिया रोमाग्ना ओपन टूर्नामेंट, जो कि एक टेनिस का टूर्नामेंट है, इसे जीत लिया है। तो कोको गॉफ ने जीता है एमेलिया रोमाग्ना ओपन, याद रखिएगा। इसके बाद है कैस्पर रूड ने जीता है जिनेवा ओपन का खिताब। तो जिनेवा ओपन भी ये टेनिस का ही टूर्नामेंट है, और हाल ही में नॉर्वे के युवा टेनिस खिलाड़ी कैस्पर रूड ने जिनेवा ओपन जीत लिया है। इसका देखिए फुटबॉल का काफ़ी जाना माना फेमस टूर्नामेंट है ला लीगा। तो एटलेटिको मैड्रिड ने 7 वर्ष बाद जीता है इस साल का खिताब। तो 2021 का ला लीगा किसने जीता है? एटलेटिको मैड्रिड, याद रखिएगा। इसके बाद ये जो टूर्नामेंट है ये स्पेन का है, स्पेनिश फुटबॉल लीग है ये, और एटलेटिको ने वेलाडोलिड क्लब को 2-1 से हराकर इस खिताब पे कब्जा किया है। इसके बाद देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड में जो टेस्ट मैच होने वाला है वहाँ पे दर्शकों को एंट्री मिलेगी, इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये न्यूज़ दी गई है कि जूनियर खिलाड़ियों का 5 लाख रुपए का बीमा होगा। आगे बढ़ते हैं। BCCI ने महिला क्रिकेटरों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है, और यहाँ पे देखिए खेलो इंडिया सेंटर के लिए मध्य प्रदेश के 4 जिलों को राशि मंजूर कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि MP से रिलेटेड न्यूज़ है। तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। तो दतिया में रोइंग के लिए सेंटर बनाया जाएगा, मुरैना में एथलेटिक्स के लिए, सागर में हॉकी के लिए, और देवास में बैडमिंटन के लिए सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश में जो खेल मंत्री हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ की ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मध्य प्रदेश की। और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कोपा इटालियन कप, ये भी फुटबॉल का काफ़ी जाना माना टूर्नामेंट है। तो एटलांटा को हराकर यूवेंटस ने जीता है 2021 का कोपा इटालियन कप, ठीक है। एटलांटा को हराकर यूवेंटस ने जीता 2021 का कोपा इटालियन कप, याद रखिएगा।
इसके बाद फार्मूला 1 रेसिंग की बात करते हैं तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई है अभी, और हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स से चैंपियन बन गए हैं मैक्स वर्स्टैपेन। और दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि जो मैक्स वर्स्टैपेन है ये रेस किसके लिए करते हैं, तो ये रेस करते हैं रेडबुल के लिए, ठीक है। फिर देखिए सामायिकी देखते हैं तो INS राजपूत 41 साल बाद रिटायर हो गया है। तो भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था ये INS राजपूत, 41 साल की सेवा के बाद इसे रिटायर कर दिया गया है। तो रशिया द्वारा इसका निर्माण किया गया था और 4 मई 1980 में इसे सेवा में कमीशन किया गया था, इसे सेवा में लाया गया था और देश को सुरक्षित रखने के लिए इस जहाज़ ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया था और हाल ही में इसे रिटायर कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं चीन ने माउंट एवरेस्ट पर रद्द की चढ़ाई। तो कोविड का जो केसेस है ये चीन में वापस से कुछ देखने को सामने में आया, कुछ केसेस आए हैं। तो जो चीन की सरकार है वहाँ पे उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई होती है, जो भी वहाँ पे पर्वतारोही हैं उन पे रोक लगा दी गई है कि अभी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई नहीं कर सकते, उस पर रद्द कर दिया गया है। फिर देखिए अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूटा है। तो इसका नाम जो है ये देखिएगा A76 नाम है। पहले जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था ये A74 था, ठीक है। और अभी नया आइसबर्ग टूटा है जिसे A76 नाम दिया गया है। तो ये जो आइसबर्ग है इसे हिंदी में हिमखंड कहते हैं। तो ये 170 किलोमीटर लंबा है और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। इसका जो पूरा आकार है ये 4320 किलोमीटर का है। तो ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये टूट के अलग हुआ है और इसे नाम दिया गया है A76। इसके बाद गूगल इस साल अमेरिका में पहला रिटेल स्टोर खोलेगा। तो जी हाँ, गूगल ने न्यूयॉर्क में अपना पहला फिजिकल स्टोर खोलने की घोषणा की है, रिटेल स्टोर। यहाँ पे ग्राहक अब गूगल के हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। तो जिस तरह से एप्पल के स्टोर होते हैं उसी तरह से अब गूगल का स्टोर भी होगा फिजिकल फॉर्म में। फिर यहाँ पे कॉन्गो की न्यूज़ है। यहाँ पे एक ज्वालामुखी का बताया गया है न्यूज़ में, ज्वालामुखी का नाम इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्गो के गोमा शहर के नज़दीक स्थित ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी का नाम है माउंट नीरागोंगो, ठीक है। कॉन्गो के गोमा शहर में माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी फटा है, बस इतना याद रखना है आपको। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर अवेलेबल है। साथ ही जो प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन आती है आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम को कवर करती है। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सात संग्रह, साथ ही जो MCQ हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर, ये सब हम कवर कर रहे हैं। तो मेक श्योर प्रतियोगिता दर्पण के भी जो वीडियोस हैं उसे भी चेक करिए। साथ ही अगर आपको जीके, स्टैटिक जीके जो होता है, जैसे कि राजधानी हो गई, अलग अलग चीज़ें हो गई, कैपिटल करेंसी वगैरह, नेशनल पार्क, ये सब याद रखने में दिक्कत होती है तो इसके लिए भी ट्रिक्स आ रही हैं चैनल पे लगातार। तो मेक श्योर उन ट्रिक्स को भी आप ज़रूर देखें, आप ही के फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। तो फिर मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।